हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टार मिशन क्लासेज में। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सीटेट सितंबर 2026 के लिए। जो भी आपका ये बचे दिन हैं, इनमें करीब आपके साथ लाइव और डे में क्लास लेकर आपके एग्जाम को कड़ी मेहनत के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि जो विद्यार्थी और जो स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनका रिजल्ट में एक बेहतरीन जो प्रतिशत का जो मिलेगा। और आप लोग का उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बेहतरीन इस बार सीटेट सितंबर में अच्छा नंबर से और अच्छा रिजल्ट आप सबका रहेगा। तो बिना टाइम को न गवाते हुए आज का सेशन बहुत धमाल होने वाला है। और आज का सेशन जो है, आप लोग अगर देखते हैं और एग्जाम में जाकर और क्वेश्चन को सेट मारते हैं तो लगेगा कि नहीं, हम कुछ न कुछ क्वेश्चन सीखे। और ये पेडागोजी का भाग है। एनसीएफ 2005 को आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं और एनसीएफ 2005 के बारे में बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एनसीएफ 2005 सीटेट सितंबर 2026 के लिए ये क्लास है। और इस क्लास करने के बाद अगर आप एनसीएफ का कोई भी क्वेश्चन मारते हैं तो हमको उम्मीद यह है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बिना टाइम को न गवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है यहां पर है, एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी ने वर्ष 2005 में जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बहाल केंद्रित करना, चाइल्ड सेंट्रिकल और रचनावादी, जिसको संरचना कहते हैं, और आनंददायक और इसको बनाया जाता है। देखिए, रचनावादी का मतलब होता है बच्चा को नया नया तरीका से क्रिटिकल तरीका से उसको सिखाया जाए, उसे हम कहते हैं रचनावादी। जहां पर बच्चा को पढ़ने में कभी भी बोर फील न बुझाए, उसे कहते हैं। एनसीएफ 2005 ने क्या क्या चीज को लागू किया और क्या क्या चीज को इसमें क्रिटिक किए हैं, इन सभी चीजों पर आज हम बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे। आप अगर फेसबुक से हैं या आप लोग यूट्यूब से हैं तो आप अपना क्लास को डे बाय डे आकर देख सकते हैं। आपका यूट्यूब पर डे बाय डे 8 बजे इसका रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव मिलता है। और आपको फेसबुक पे 9 से 8 से 10 के बीच में हम लोग डे बाय डे लाइव आ रहे हैं। और सुबह का जो टाइमिंग है 1 बजे के आसपास लाइव आ रहे हैं। और मॉर्निंग का समय में भी हम लोग लाइव आ रहे हैं। तो डे बाय डे हम आपको जो भी मिथिलांचल के विद्यार्थी जो इस निर्मली से बाहर भी है और आप लोग सोचते हैं कि हमको बेहतरीन रिजल्ट का तलाश है, तो बिना टाइम को न गवाते हुए आज से आप अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, कहता है सबसे पहला है सीटेट के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 10 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये क्या सब है, इन चीजों पर हम आज बारीकी से चर्चा करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होने वाला है। चलिए, सबसे पहला का बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब होता है चाइल्ड क्रिटिकल एजुकेशन, जहां पर बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम बारीकी से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये चीज क्या है। देखिए, सबसे पहला है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चा के केंद्र में मानकर शिक्षा को देना, ठीक ना। जहां पर बाल केंद्रित शिक्षा आ जाए वहां पर क्या कहते हैं, बच्चा को केंद्र में मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा को ग्रहण करवाते हैं। ठीक, देखिए, बच्चा को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर जो भी शिक्षक है या जो भी टीचिंग मटेरियल है वह शिक्षा बच्चा के अकॉर्डिंग होना चाहिए या कि शिक्षक के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हम अगर शिक्षण ग्रहण करवाते हैं तो ये शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या बाल केंद्रित होना चाहिए। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं या शिक्षक और बाल केंद्रित दोनों होना चाहिए। तो आप कहिएगा अगर हम बच्चा को शिक्षण ग्रहण करवाते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, जहां पर बच्चा क्या कर सकते हैं, बच्चा के अकॉर्डिंग शिक्षा को रूप रेखा को चेंज कर। देखिए, अगर हम एनसीएफ जो 2005 आए थे तो इसमें कुछ कुछ अपडेट किया था, कुछ कुछ नियम को चेंज किया था और उसके अकॉर्डिंग अगर शिक्षण व्यवस्था अगर बच्चा बार बार फेल कर रहा है
तो वहां पर बच्चा में दिक्कत नहीं है, बल्कि शिक्षण व्यवस्था फेल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षण व्यवस्था को ही चेंज कर देंगे। तो इसी को बात करते हैं कि बच्चा को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। चलिए, उसके बाद है रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी का मतलब होता है नया नया चीज को निर्माण कराना, नया नया तरीका से उसको एक्टिव कराना। देखिए यहाँ पर कहता है बच्चे स्वयं का ज्ञान निर्माण करता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा एक रचनावादी होता है और अपने स्वयं को ज्ञान वो निर्माण करता है और क्रिटिकल तरीके से वह अपने शिक्षण ग्रहण को, जैसे कि जोड़ जोड़ करके, जैसे कि क्या कहता है पहेलियों के द्वारा, ये सब बच्चा अपने आप को ये शिक्षण ग्रहण करते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट है रटने के बजाय समझ पर बल देना चाहिए। देखिए ये कहता है कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेजिंग को प्राथमिकता देना चाहिए। यहाँ पर जब कहता है बच्चा को रटाने की जगह, अगर हम बच्चा को बार बार कोई चीज रटा रहे हैं तो अगर रटाने से बच्चा क्या कर सकता है, उस चीज को भूल सकता है। तो अगर उसी चीज को हम क्लास में ऐसे तरीका से एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम बच्चा को मैथ पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट हम बच्चा क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं और उसको हम सपोज दैट घटाओ सिखा रहे हैं, तो हम बच्चा को घटाओ ऐसे भी सिखा सकते हैं कि उसके दिनचर्या से अगर जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा वहां पर बेहतरीन तरीका सीखेगा। जैसे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चा को हम अगर 20 रुपया दे देंगे, बच्चा को क्या करेंगे 20 रुपया दे देंगे और बच्चा को हम क्या करेंगे दुकान भेज देंगे, उसको कह देंगे 5 रुपया को क्या करना है, 5 रुपया के आप एक माचिस ले लेना है। क्या लेना है, माचिस ले लेना है। उसके बाद 2 रुपया का आप जो है ब्लेड ले लेना है। क्या होता है, पत्ती जिसको कहते हैं ब्लेड, पत्ती ले लेना है। उसके बाद 2 रुपया को क्या करना है, टॉफी ले लेना है। क्या लेना है, टॉफी, 2 रुपया का टॉफी ले लेना है। और उसके बाद अगर बच्चा को हम कहेंगे यहाँ पर 5 2 और बच्चा को यहाँ पर हम 20 रुपया देंगे, तो बच्चा वहां दुकानदार को कितना रुपया देगा, 20 रुपया देगा। तो यहाँ पर 2 2 4 और 5 4 9 9 और यहाँ पर 20 है, तो 20 में से 9 घटाएगा तो बच्चा का यहाँ पर हो जाएगा 11। और चलिए अगला क्वेश्चन इसका है, ज्ञान को रटने के बजाय समझ पर बल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रटने के बजाय समझ पर बल जहां पर देने का बात किया जाए। अब अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, विद्यालय के बाहर अनुभव से सिखाना। क्या करना है, ज्ञान को जीवन से जोड़कर और बाहरी जीवन से सिखाने का जहां पर बात करेंगे वो हो जाता है क्या, देखिए ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर का, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। क्या करना है, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। यहां पर अगर समझते हैं विद्यालय के बाहर अनुभवों से सिखाता है। क्या कहता है, विद्यालय के बाहरी अनुभव से जो सिखाता है उसे कहता है ज्ञान को जोड़ना। देखिए आज का अगर क्लास आप करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी एनसीएफ से नहीं छूटेगा। क्या होगा, एक क्वेश्चन भी आपको एनसीएफ से नहीं छूटेगा। अगला आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है गतिविधि आधारित शिक्षण। क्या होना चाहिए, 5 नंबर का गतिविधि आधारित एक्टिव बेस्ड लर्निंग जिसको कहते हैं, ये परियोजना, प्रयोग और समूह कार्य पर आधारित होता है। देखिए इसमें एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा को गतिविधि आधारित शिक्षण, परियोजना, प्रयोग और समूह कार्य का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समूह कार्य का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण, परियोजना, प्रयोग और समूह कार्य यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। देखिए अगर बच्चा को गतिविधि के अनुसार जब बच्चा को हम शिक्षण ग्रहण करवाते हैं, बच्चा क्या कहता है, गतिविधि के अनुसार जब शिक्षण करवाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा परियोजना, प्रयोग और समूह कार्य। समूह में जब देखिए समूह में बच्चा कुछ ज्यादा सीखता है। अगर एक कक्षा में 10 बच्चा है तो 10 बच्चा का जहां पर समूह है तो
अगर मान लीजिए कोई बच्चा बंगाल से, कोई बच्चा बिहार से, कोई बच्चा उड़ीसा है, कोई झारखंड से, अलग अलग स्टेट का यहाँ पर बच्चा है, तो वहां पर अगर बात करेंगे तो सब अपना अपना स्टेट का कुछ कुछ कल्चर सुनाएगा और इसका रूपांतरित होगा, इस बच्चा से ये चीज सीखेगा और उस बच्चा से ये चीज होता है। तो यहाँ पर समूह कार्य में भी बच्चा बेहतरीन तरीका से सीखता है। क्या कहता है? समूह कार्य में बच्चा बेहतरीन तरीका से सीखता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका क्या होता है? 6 नंबर में कहते हैं क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सुविधादाता मानते हैं। शिक्षक क्या कहते हैं? शिक्षक हमेशा ज्ञान देने वाला नहीं है, शिक्षक एक सुविधादाता है जो आपको एक अच्छा गाइडलाइन दे सकता है और आप उसे सुविधादाता मानते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं शिक्षक की भूमिका क्या होता है? शिक्षक की भूमिका क्या होता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षक का भूमिका ज्ञान शिक्षा देने वाला नहीं बल्कि एक सुविधादाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्कि एक सुविधादाता होना चाहिए। आंसर आप किसके आपको कहेगा तो शिक्षक हमेशा एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। चलिए अगला है आपका 7 नंबर का, सतत एवं संवर्ग मूल्यांकन, CCE। पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसे हम कहते हैं सतत संवर्ग मूल्यांकन। देखिए अगर मान लीजिए क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग अगर लाइव के माध्यम से क्लास में आप अटेंड किए हैं, हम आपसे पूछ देंगे कि आप बताइए कि शिक्षक की भूमिका क्या होता है। ये अभी जस्ट हम इससे पहले पढ़ाए और आपसे अभी हम पूछ रहे हैं, तो आप बताइएगा कि शिक्षक की भूमिका जो होता है वो आपको एक सुविधादाता होता है, बल्कि शिक्षा का ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक सुविधादाता माना जाता है। एक गाइड देने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला एक शिक्षक होता है। शिक्षक बल्कि आपके एग्जाम में जाकर नहीं लिख सकता है, वही है कि आप ही को पढ़ना पड़ेगा और आपको एक गाइड, एक रास्ता दिखाने का काम करता है। तो यही कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब केवल पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसे हम कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन। जो भी सीटें सितंबर 2026 के लिए जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़ पाते हैं, ये आपको वीडियो यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड वीडियो चले जाएगा और फेसबुक पे लाइव, तो कभी आपको यूट्यूब पे लाइव मिलेगा और फेसबुक पे रिकॉर्डेड। तो इस तरह से आप इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं और आपको दोनों तरीका से हम तैयारी करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर काम करता है। CCE करेगी, एक तो योगात्मक आकलन, एक होता है रचनात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब होता है साल के अंत में परीक्षा लेना। योगात्मक आकलन का अर्थ क्या होता है? साल के अंत में जो हम परीक्षा लेते हैं उसे हम कहते हैं योगात्मक आकलन। और जो कहते हैं जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन उसे कहते हैं सतत व्यापक और मूल्यांकन। तो केवल वार्षिक परीक्षा पर निर्भर नहीं करता है और कक्षा के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चे के लिए समान अवसर देता है। समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का अगर बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा जो है सभी बच्चों के लिए समान अवसर का उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? समान अवसर का जहां पर उपलब्ध कराता है वही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। सभी बच्चे को सबके साथ सबका विकास कहते हैं ना, सबके साथ और सबका विकास जहां पर बच्चा का बात करने हो जाएगा। मान लीजिए एक कक्षा में कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई कमजोर बच्चा है, कोई तेज बच्चा है, कोई मंद बुद्धि का बच्चा है, अनेक प्रकार का कक्षा में बच्चा भरा हुआ है और हम क्या कहते हैं एक टीचर है और हम पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि जो तेज बच्चा है उसी को लेकर चलना है। क्या है? उसी को लेकर नहीं चलना है बल्कि हमको सभी बच्चा को लेकर चलना है। तो वहां पर होगा समावेशी कक्षा, सबका साथ और सबका विकास। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, 10 नंबर का है, पाठ्यक्रम का बोझ कम करना। देखिए ये कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम इतना इतना मोटा मोटा बुक नहीं देना चाहिए। इतना इतना मोटा मोटा बुक के जगह पे छोटा छोटा बुक बना करके उसको एक पाठ्यक्रम को कम करना चाहिए और सटीकता पर ज्यादा उसको आनंद देना चाहिए। आनंददायक एवं तनाव मुक्त शिक्षा होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बोझ कम करना, पाठ्यक्रम को हमेशा क्या करना चाहिए? बोझ को कम करना चाहिए। अगला आपका है
अगला है एनसीएफ के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत। एनसीएफ के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, और हमको नहीं लगता कि आज के बाद अगर आप सीटेट सितंबर में एनसीएफ वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी, आपको मैथ में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, बाल विकास में आएगा, ईबीएस में आएगा। हर ये जो एनसीएफ 2005 है ये पेडागोजी का भाग है। क्या है? पेडागोजी का भाग है। और एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये टोटल क्वेश्चन का बात करेंगे तो 5 से 7 ऐसे 10 तक क्वेश्चन आपको आता है जो एनसीएफ कुछ 2 3 को क्वेश्चन आपको सीडीपी में पूछ देगा, 2 4 को मैथ में पूछ देगा। ये एनसीएफ आपको हर जगह पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह आपको ये एनसीएफ के से क्वेश्चन आता है। चलिए, कहता है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत जो हम इनको बहुत तरीके से मानते हैं। देखिए, पहला है रटने के स्थान पर समझ पर आधारित शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं रोट लर्निंग जो है ना, रोट लर्निंग को हटाने के बजाय उससे हमको बच्चों को समझाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जो कि बच्चा समझे और उस चीज को समझ करके बच्चा को रटाना नहीं चाहिए। अगर क्लास में हम कहते हैं जो सब दिन बच्चा को रटा रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था में वह विफल हो जाएगा। क्या है? मेरा शिक्षण व्यवस्था विफल हो जाएगा। रटाने की जगह क्या है, बच्चा को उसके ही भाषा में समझाने पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है एनसीएफ 2005 कहता है कि रोट लर्निंग के स्थान पर समझ पर आधारित होना चाहिए, मतलब रटने के बजाय बच्चा को समझाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला है विद्यालय ज्ञान को जीवन से जोड़ना चाहिए। विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, जैसे कि बच्चा को बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए, बल्कि ये नहीं है कि शिक्षण आधारित ही ज्ञान करना चाहिए। अपने जैसे विद्यालय जाता है तो उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए। अगला है पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर समृद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्या है? 3 नंबर का देखिए, पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर समृद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण। समृद्ध का मतलब क्या होता है? सभी चीज से भरा पूरा हुआ। कहते हैं ना हम समृद्ध है, तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जहां पर बच्चा समृद्ध रूप से आगे बढ़ सके। क्या है? आगे बढ़ सके। आपको ये बात हम लाइन को रिप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़कर एक समृद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जहां पर बच्चा को सीखने में एक आनंदी सा महसूस हो सके। अगला क्वेश्चन आपका हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप अगर बात करते हैं तो अगला है परीक्षा को लचीला बनाए तथा कक्षा के अधिगम से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि परीक्षा को लचीला बनाना तथा कक्षा अधिगम से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, हमेशा एक बात कहते हैं, कक्षा में एक ऐसे ऑप्शन रहना चाहिए, ऐसे उदाहरण रहते हैं जो बच्चा को बोझ न लगे। क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम को हमेशा लचीला बनाना तथा कक्षा के अधिगम से जोड़ना चाहिए जहां पर बच्चा सीखने में आनंदित महसूस कर सके। क्या होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम का ही निर्माण करना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये बात को डिनोट किया है। चलिए, अगला है लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एनसीएफ 2005 कहता है लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों का भी विकास कराना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी बात कहता है लोकतांत्रिक मतलब समाज में एक लोकतांत्रिक का भी माहौल होना चाहिए और मानवीय मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट हम चलते हैं। एनसीएफ अगर आप एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि एनसीएफ से आपको क्वेश्चन छूटेगा। और इस क्लास खत्म होने के बाद आप अगर सेट मारने के लिए बैठिएगा तो आपको हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा। और उम्मीद है कि अब एनसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे हम 50 को ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको मैथ होगा, सीडीपी होगा, हिंदी होगा, और आपको ये सब पे एनसीएफ से ही जो क्वेश्चन छांट करके हम लेकर आएंगे। चलिए, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं, कुछ इसका विशेषताएं हैं, इन चीज को भी हम चर्चा करते हैं। चलिए, एनसीएफ बात कहता है बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे पहला है कि बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चा को केंद्र मानकर पढ़ाना। हमेशा एनसीएफ कहता है कि शिक्षण व्यवस्था जो होना चाहिए वो बच्चा के अनुसार होना चाहिए, बल्कि शिक्षक के अनुसार नहीं या पाठचर्या के अनुसार नहीं।
हमेशा एक बात है, बच्चा को ही मानना, बच्चा को कभी भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात में आपको मान लेना चाहिए, बच्चा को हमेशा एक भगवान का दर्जा देना चाहिए और बच्चा को कभी भी गलत करने का कोशिश न किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बालकनी शिक्षा में बच्चा को केंद्र में, चाइल्ड क्रिएटिव एजुकेशन, यहाँ पर बच्चा को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। अगला है रचनावादी कक्षा, बच्चा को रचनावादी नया चीज को निर्माण करके, जैसे कि बच्चा को यहाँ पर चुटकुला के माध्यम से या उसको पहेली के माध्यम से अगर बच्चा को सिखाया जाए, जैसे कि हम जैसे छोटा छोटा बच्चा कहते हैं चंदा मामा दूर से, पूरी पकाया गुड़ से, आप खाया थाली में। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा को पढ़ने में अच्छा लगता है और उस चीज को वो समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चा एक रचनावादी कक्षा होना चाहिए जहां पर बच्चा बेहतरीन तरीका से सीख सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए जहां पर बच्चा एक बेहतरीन तरीका शिक्षण का ग्रहण कर सके। अगला आपका है अनुभवनात्मक अधिगम, एक अनुभवनात्मक अधिगम होना चाहिए जहां पर बच्चा बेहतर तरीका से अपना अनुभव, कहता है बच्चा के अनुभव को कभी भी उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। कहता है जो बच्चा कुछ कहता है उसके अनुभव को आप साझा करिए और उसके अनुभव को आप समझाइए, यहाँ पर एक कहता है। तो अनुभवनात्मक अधिगम यहाँ पर भी आपको सही हो जाएगा। तो ये पॉइंट में आपको पूछता है। अगला था समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबका साथ और सबका विकास। हमेशा बच्चा को समावेशी शिक्षा ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी बच्चा को कक्षा में लेकर चलना चाहिए। अगला है मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना। मातृभाषा, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, लास्ट का पॉइंट है मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। देखिए अगर कक्षा में कोई बच्चा आता है वो और मातृभाषा में कोई क्वेश्चन करता है तो उसको दबाव नहीं देना चाहिए। और वहां पर बच्चा, या जैसे कि अगर कोई गांव घर से बच्चा आता है और वो कहता है कि मातृभाषा में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, तो उस मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, बल्कि उसको अनादर नहीं करना चाहिए या उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। बिल्कुल आपको यहाँ तक में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपको यूट्यूब और फेसबुक पर हमेशा डे बाय डे आपको सितंबर सीटेट का जो भी तैयारी करे उसके लिए मिलता रहेगा। और पीपीटी पीडीएफ हर एक माध्यम से आपको ये क्लास मिलता रहेगा। तो आप अगर सीटेट सितंबर 2026 में चाहते हैं अब की बार बाजी मारेंगे, तो हम ये नहीं कहते। देखिए मेरा भी ये 4 साल का विगत अनुभव है और हम 4 साल से ये चीज को एक ही कक्षा के नीचे और बार बार ये कर रहे हैं। तो आपको अनुभव ये होना चाहिए कि मेरा भी एक बेहतर अनुभव है जो आपके एग्जाम में पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और चलिए अगला का जो पेज देखते हैं, अगला जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है सीसी, या हम आपको अभी इससे पहले भी कहे थे कि जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी मूल्यांकन करते हैं उसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। सीखने का आनंद तब होगा जब बच्चा उसमें रुचि लेगा। देखिए सीखने का आनंद कब होगा, मान लीजिए आपको क्या है, आपको पढ़ने, आपको मान सिंगिंग करने का मन है और आपका जो पेरेंट्स है आपको बार बार कहता है कि नहीं आप जाकर के शिक्षा टीचर बनिए, तो आप उसमें 100% योगदान नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100% योगदान नहीं, लेकिन आप उस चीज को आप सीखने में आनंद महसूस नहीं करिएगा क्योंकि आप में उसमें रुचि आपको नहीं है। और जिस चीज में रुचि नहीं है वो आप पूर्ण रूप से उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। और आपको भी टीचर बनने का मन है और आपका फैमिली भी कहता है टीचर बनने, उसमें आप 100 का 100% कर सकते हैं और उसमें आपका आनंदित महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना। सभी व्यक्ति को समान दर्जा देना चाहिए, सब व्यक्ति को एक समान कक्षा में एक समान भिन्नता देना चाहिए। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। और इन्हें कि अलगाव का भावना हमेशा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर कहता है व्यक्तिगत भिन्नता को सम्मान देना, बिल्कुल बात सही है कि उसको सम्मान देना चाहिए बल्कि असम्मान नहीं देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट के साथ अगर जाएंगे, शिक्षक की भूमिका सुविधादाता न कि ज्ञान देने वाला है। शिक्षक का भूमिका क्या है, शिक्षक हमेशा एक आप सही राह पर दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप भी सही राह पे जाइएगा ना। वो सुविधादाता है, वो तो आपके एग्जाम में जाकर नहीं दिख देगा। जैसे हम यहाँ पर बच्चा को जो आप भी पढ़ा रहे, हम आपके एग्जाम में तो नहीं जा सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा आप ही को।
और हम क्या करते हैं, एक सुविधा देंगे, एक ऐसे आपको ऐसे ऐसे। एक टीचर का काम क्या, आपके पास भी बुक है और मेरे पास ही बुक है, तो आप अगर एक टीचर के पास जाते हैं तो टीचर का पता है कि यहाँ से आप क्वेश्चन पूछिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, और वही काम करते टीचर के जाकर। हम है या दुनिया का कोई टीचर है, ये नहीं कि टीचर आपको बढ़ा देता है कि यही है कि हम पढ़ाएंगे तो नहीं जाएगा। टीचर एक हमेशा सुविधादाता है और टीचर आपको गाइड करेगा। टीचर को ये अनुभव है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और उसमें आपको हेल्प होगा, और आप जो बच्चा टीचर के सहायता के अकॉर्डिंग चलता है उसको रिजल्ट जल्दी हो जाता है। और आप एक समुद्र में आप हेले हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आप एक किताब को सबके पास है, क्वेश्चन को टीचर भी बुक से ही पढ़ाता है, लेकिन यही है कि एक सुविधादाता है और इससे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे इसके बाद पर। चलिए, केवल ज्ञान नहीं देने वाला, अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। एनसीआर 2005 में 5 मार्गदर्शक हैं। ज्ञान को जीवन से जोड़ना और रटने की प्रवृत्ति से मुक्त करना। हमेशा क्या करना चाहिए, ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए और उसको रटने की प्रवृत्ति से मुक्त किया जाना चाहिए। बी नंबर है, परीक्षा को सीखने का हिस्सा, परीक्षा को सीखने का एक हिस्सा बनाना। सीखने का एक हिस्सा बनाना चाहिए, बल्कि एक पास करने का एक सफलता नहीं। पाठ्य पुस्तक से आगे सीखने के अवसर देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अधिक अवसर देना हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी चीज बच्चा को अवसर का जहां पर बात किया जाए, अगर एनसीएफ या कहीं पर आपका अवसर आ जाता है, अनुभव आ जाता है, उसके दिनचर्या आ जाता है, या ये सब जहां पर पॉइंट आ जाता है, वो आपका डायरेक्टली आंसर पॉजिटिव की ओर इशारा करता है। तो यहाँ कहता है पाठ्य पुस्तक से आगे सीखने का एक अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला कहता है लोकतांत्रिक एवं संवेदनशील और नागरिक का निर्माण करना चाहिए। लोकतांत्रिक एवं संवेदनशील नागरिक का ही निर्माण करना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये बल देता है। कहता है, आप देखिए यहां से इसका 10 पॉइंट एक क्वेश्चन है जो एनसीएफ 2005 किसने जारी किए थे, तो एनसीईआरटी के द्वारा। किसने किए थे, तो एनसीईआरटी के द्वारा ये जारी किया गया था। कहता है पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये टेट में पूछता है। किस में पूछता है, टेट में पूछता है। सीटेट में वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन तब पर भी जो एनसीएफ हम पढ़ रहे हैं, एनसीएफ 2005 किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है रचनावादी सिद्धांत पर। क्या है, रचनावादी सिद्धांत पर। हमेशा नया नया चीज को निर्माण करना, क्रिटिकल करना, ये हमेशा हो जाता है। अगला आपका है एनसीएफ 2005 में शिक्षा की भूमिका क्या है। क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, तो कहता है सुविधादाता है। शिक्षक को हमेशा सुविधादाता के रूप में माना है। अभी हम जस्ट इससे पीछे पढ़े थे कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक हमेशा एक सुविधादाता होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है, तो यहाँ पर चाइल्ड क्रिटिकल और एक्टिव बेस्ड लर्निंग, एक्टिव बेस्ड लर्निंग पर यहाँ पर रचनावादी कक्षा पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, चाइल्ड क्रिटिकल एवं एक्टिव बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चा के अकॉर्डिंग जो भी सीखता है इस पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का प्रसिद्ध नारा क्या है। एनसीएफ 2005 का जो है प्रसिद्ध नारा क्या है, तो सबसे है बोझ रहित शिक्षा का निर्माण करना, लर्निंग विथ ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं बोझ रहित शिक्षा का निर्माण करना। इसका नारा है कि कभी भी बच्चा को शिक्षा हमेशा एक बोझ नहीं रहना चाहिए, जिसमें उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि शिक्षा हम ले रहे हैं, और उसको बोझ नहीं बनना चाहिए। उसमें वो रचनावाद तरीका सीख सके, जिसमें वो आनंदित का महसूस कर सके। चलिए अगला देखते हैं, बाल कन्या शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन। यहाँ पर देखिए बाल कन्या शिक्षा है क्या। पहला पॉइंट हम समझेंगे कि बाल कन्या शिक्षा वह शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चे सीखने की प्रक्रिया को केंद्र होता है, सिखाने की प्रक्रिया केंद्र होता है। इससे बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अनुभव और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। तो शिक्षण जहां पर कराने का बात किया जाए, इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चा रुचि ले सके। क्या कर सके, जिसमें बच्चा रुचि ले सके, उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मुख्य विशेषता। बच्चा शिक्षा का केंद्र, बच्चा को शिक्षा का
शिक्षक को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक है या इसे की भूमिका निभाता है। रटने के बजाय समझ पर अनुभव करना चाहिए, ये आपको ऑप्शन पर दे दिए थे। रटने के बजाय अनुभवात्मक पर बल दिया जाना है। उसके बाद कहता है गतिविधि आधारित एवं अनुभव आधारित शिक्षण करवाना चाहिए। बच्चा को हमेशा गतिविधि आधारित शिक्षण का ही करवाना चाहिए, जहां पर बच्चा सीख सके। अगला है प्रत्येक बच्चे की व्यक्ति विभिन्नता को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चा का जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको एक सम्मिलित करना चाहिए, जहां पर बच्चा सीख सके। व्यक्तिगत भिन्नता को समान किया जाना चाहिए और वहां पर हम समान करेंगे। समूह कार्य, चर्चा, परियोजना और प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। समूह कार्य, परियोजना और प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है सीखने का वातावरण आनंददायक और सहभागिता पूर्ण होता है। सीखने का वातावरण आनंददायक और सहभागिता पूर्ण भी होता है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो एनसीएफ का जो क्वेश्चन है। कल हम इसका एनसीएफ पे जो भी क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो एनसीएफ 2005 का जो क्वेश्चन था उसको हम खत्म किए। और एनसीएफ का जो भी थ्योरी है, कल आप एनसीएफ का जो होगा तो क्वेश्चन इसमें 50 ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपका मैथ हो, हिंदी हो, सीडीपी हो या पर्यावरण हो या आपका साइंस हो, इस सभी चीज में ये पेडागोजी आप एनसीएफ 2005 का जो एनसीएफ है इसमें आपको फायदा मिलेगा। और हम ये कहते हैं कि आपके पास अभी कुछ ही दिन बचा है और आप सोच रहे हैं कि सीटेट में बेहतर रिजल्ट ले और अभी तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप जल्द ही अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, जिसमें 4 से 5 घंटा को यहाँ पर बच्चा को सामने रहते हैं और अपने सामने में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये सभी चीज को बच्चा को सिखाया जाता है। अगर आप निर्मली के इर्द गिर्द में है, अगर आप निर्मली से बाहर हैं, तो आपको क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल जाएगा और डिस्कशन हम लेने का प्रयास करेंगे। आपके ऑनलाइन कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास नहीं ले सकते, जैसे आज ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके लिए अभी स्टार्टिंग है, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम होगा और आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करके भी चलना है, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलता है। तो मंजिल कहता है, मंजिल हम आपके साथ खड़ा है। तो मंजिल कैसे मिलेगा? तो मंजिल आपको जब तक एक हम कहते हैं, देखिए एक कथा आपको सुना, एक कहानी है। एक देखिए, आपको सबसे पहला बात एक आत्मविश्वास होना चाहिए। एक चूहा को पानी में रहने की क्षमता 5 मिनट था और चूहा को क्या करता है, पानी 5 मिनट रह सकता है, तो वो चूहा को क्या करता है, एक तालाब में या एक तालाब में दे देता है और उस चूहा को 5 मिनट के लिए रख देता है। तो सबसे पहला बात है उसका जीने का क्षमता क्या है, 5 मिनट, लेकिन उसको क्या करता है 7 मिनट के बाद निकाल लेता है, तो वह चूहा बच जाता है। तो फिर अगला बार उसको दे देता है, फिर दूसरा दिन उस चूहा को देता है एक पोखर में और उसको उस दिन 10 मिनट में निकालता है। इसलिए वो जिंदा रह जाता है कि उसमें आत्मविश्वास है कि हम 10 मिनट के बाद हमको बाहर निकालेगा, तो इसलिए वो जिंदा रहता है। ऐसे ऐसे करके वो चूहा का जो क्षमता था 1 घंटा तक चल जाता है, जबकि चूहा पानी में रहने का क्षमता सिर्फ 5 मिनट था। तो आपको भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरा निकलेगा। तो आप इस तरह से आत्मविश्वास एक चूहा की तरह सोचिए। और चूहा का इसका आत्मविश्वास था कि मेरा मालिक हमको निकाल लेगा अपना समय से, और उसको समय से छोटे छोटे एक ना चूहा 1 घंटा तक पानी में रहना स्टार्ट कर दिया और चूहा नहीं मरा। इसलिए नहीं मरा कि उसका आत्मविश्वास था कि हमको निकाल लेगा। तो चलिए बिना टाइम को आज हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए सेशन और नए सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों। इसी तरह आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और जो भी आपका एग्जाम का समय कम समय बचा है, इसमें आप अपने बेहतरीन की तैयारी करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।